इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि मेरी सैलरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी। अगर आपको एक्सटेंशन लेना है ज्वाइनिंग के लिए, आप उस ड्यूरेशन पर ज्वाइन नहीं कर सकते जो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा है। फोन करोगे, मेल करोगे, पर्सनली जाओगे। सो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 2023 की ज्वाइनिंग कब तक आएगी। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, इस कॉमेंट में मुझसे पूछा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स कैसे मिलता है। हेलो एवरीवन। सो आपने मेरे वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स पूछे हैं जो कि मुझे लगा कि काफी इंपॉर्टेंट है उनका आंसर देना। कुछ कमेंट्स तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों के डाउट्स होंगे जो कि नहीं पूछ पाते, तो उन सारे कमेंट्स को मैंने कलेक्ट करके ये वीडियो बनाई। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके खुद के हो या आपके मन में भी सेम डाउट हो, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इनमें से जरूर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो आपके मन में भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया है इस कमेंट में कि एएसओ से लेकर डायरेक्टर तक के बेसिक पे का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो एएसओ जो है वो 4600 ग्रेड पे पर ज्वाइन करते हैं, एसओ 48, उसके ऊपर अंडर सेक्रेटरी 66, उसके ऊपर डीएस यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी 76 एंड देन उसके ऊपर डायरेक्टर 87। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर दो लोग सेम ग्रेड पर हैं लेकिन एक ने उस ग्रेड पे को डायरेक्टली ज्वाइन करा है और एक ने प्रमोट होकर ज्वाइन करा है, दोनों की सैलरी में डिफरेंस होता है, इंक्रीमेंट की वजह से डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप बेसिक पे तो जान सकते हो, लेकिन अगर आप सोचोगे कि 4800 ग्रेड पे की आप डबल एओ की जो पोस्ट की सैलरी होती है एंड कोई प्रमोट होकर के वहां पर गया है, दोनों की सैलरी में डिफरेंस होता है। ये 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से डिसाइड होता है। इसको कहते हैं पे फिक्सेशन। आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको पे फिक्सेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये काफी टफ सा एक सब्जेक्ट है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। सो इतना मत सोचो इस चीज के बारे में, आप ग्रेड पे बस पता रखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुतों का सवाल होगा जो भी एएसओ बन करके सीएसएस में, रेलवेज में या फिर किसी और पोस्ट पे भी जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि हम ज्वाइन करें कैसे, मतलब प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए आप एएसओ की तरह ज्वाइन करो, तो आप मिनिस्ट्री में आते हो। सबसे पहले तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके बाद आप मिनिस्ट्री में आते हो। उस ज्वाइनिंग लेटर में जो डेट लिखा होता है उसके दौरान, उसके बाद आपको जाना होता है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में। ये जरूरी नहीं है मिनिस्ट्री में हो, ये हर कोई भी ऑफिस में आप रहोगे ना, तो वहां पर एक एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन या एडमिन सेक्शन होता ही है। आपको वहां जाकर के ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट का मतलब होता है आपको एक लेटर लिखना पड़ता है कि हाँ भाई, मेरा ये नाम है, मुझे इस एग्जाम के थ्रू ज्वाइनिंग मिली है, इस डेट पर मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई थी और मैं इस डेट पर ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, वहां पर आपको जो हेड होता है उसके नाम से ये लेटर लिखना पड़ता है। फिर उसके साथ आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर अटैच करना पड़ता है और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आप उसी टाइम देख लेना क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाना, आप लगाकर उसको उनको दे देना, वहां पर आपको साइन करना पड़ता है। और हाँ, उसकी रिसीविंग जरूर ले लेना। रिसीविंग का मतलब है आपने साइन कर दिया, वो जब आपके हायर अथॉरिटी जिनके भी नाम से आपने लेटर लिखा है, वो जब साइन कर देंगे उस पर, ठीक है, यानी कि वो अप्रूव्ड हो गई, वो एक्सेप्ट हो गई, एक्नॉलेज हो गई, अब वो आपकी सर्विस बुक में लगेगी। तो जब ये स्टेज तक पहुंच जाए ना, तो आप उसके रिसीविंग यानी कि जेरोक्स करके और मतलब अच्छे से अपने पास रख लेना, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे। ठीक है, मैंने भी ये गलती करी थी, मैंने शुरू में नहीं लिया, बट मुझे जब एक सीनियर ने बताया तो फिर मैंने जाकर वापस से वो रिसीविंग ली थी। तो आप स्टार्टिंग में वो रिसीविंग ले लेना। इसके बाद का प्रोसेस होता है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन वाले एक ऑर्डर इशू करते हैं आपके नाम से। ऑर्डर जिसको बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर, और इसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा सेक्शन अलॉट हुआ है। तो मान लीजिए आपको एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ही अलॉट हो गया है, तो आपके ऑर्डर में लिखा रहेगा। तो आप जिस डेट से वो पोस्टिंग शुरू होगी, आप उस डेट से उस सेक्शन के एएसओ हो जाओगे, तो तब से आपकी वो सर्विस वहां से काउंट होनी शुरू होगी। सो ऑफिस ऑर्डर निकलने में किसी किसी मिनिस्ट्री में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, कभी 1 हफ्ते, कभी 15 दिन। तो जब तक ऑफिस ऑर्डर नहीं निकलता तब तक आपको काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं कि आप किस सेक्शन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जब तक ऑफिस ऑर्डर नहीं निकलता आप मजे करो, चिल करो, जाओ आओ, तब तक आप पे कोई प्रेशर भी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए, पहले तो एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद करती थी, तो अगर उसके क्लियर लिख दिया है तो डिपार्टमेंट वाले मतलब इतना प्रेशर नहीं लेते थे। लेकिन अब अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करते हैं
उसमें से आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो डीओपीटी के पास वो भेजते हैं और डीओपीटी उसको वेरीफाई करती है। कैसे वेरीफाई करती है? तो डीओपीटी उस जगह पर लेटर भेजती है जहां से वो सर्टिफिकेट बना होगा, वो वहां से रिप्लाई देती है कि हाँ भाई ये हमारे यहां से बना है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी वेरिफिकेशन होती है और इस चीज में लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है और उस 1 से 1.5 साल के बीच आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वहीं पर जमा रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो, मान लीजिए आपने कुछ अलग एग्जाम दिया है, आपको इस जॉब को छोड़ना है, दूसरे में ज्वाइन करना है, तो आपको डीओपीटी जाकर के वो ओबीसी सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करोगे तो मिल भी जाती है, बट 1 से 1.5 साल तक तो वहां पे रहेगा। उसके बाद वो आपको कॉल कर देंगे या मेल कर देंगे कुछ भी कि हाँ आप आकर के ले जाइए, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो मेन जो वेरिफिकेशन होता है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का ही होता है। इस कमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि मेरी सैलरी, फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी। तो जब आप ज्वाइन करते हो उस टाइम तो आपका इनकम टैक्स कटता है नहीं, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन करते के साथ अपना एनपीएस बनवा लिया था, तो मेरा एनपीएस कटा था। आपके हर महीने लगभग 6,500 के करीब एनपीएस कटता है, तो वो कट करके मेरा इनकम टैक्स नहीं कटा था। उसके बाद 72,000 के अराउंड इन हैंड आई थी। लेकिन आप याद रखिए कि एनपीएस आप जितना जमा कराते हो, गवर्नमेंट भी उससे 140% मतलब ज्यादा जमा कराती है। तो यानी कि आपको मिला करके वो अलग से बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है एनपीएस में। तो इतने मेरे इन हैंड आए थे। एंड अभी जैसे कि मेरा इनकम टैक्स भी कटता है, एनपीएस भी कटता है, सीजीएचएस भी कटता है, सब कटता है, और लेकिन डीए इंक्रीज हुआ है तो लगभग 71,000 के करीब इन हैंड आती है। लेकिन अब क्योंकि मेरी जुलाई में इंक्रीमेंट लग गई है तो अब थोड़ी ज्यादा आएगी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है कि मुझे ट्रेनिंग के टाइम कितनी सैलरी मिलती है। तो आप किसी भी पोस्ट पर हो, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सेम सैलरी मिलेगी जितनी आपको ऑन द जॉब सैलरी मिलती है। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे फायदा क्या होता है कि आप जिस जॉब शुरू कर रहे होते हो तो आपका इनकम टैक्स नहीं कटता है, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी आ जाती है उस टाइम। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से 5 से 6 महीने पहले ज्वाइन कर रहे हो तो समझो आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। इस कमेंट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो बहुतों को नहीं मालूम होता है कि अगर आपको एक्सटेंशन लेना है ज्वाइनिंग के लिए, मान लीजिए आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हो और आपको एनओसी नहीं मिल रहा है या आपके कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से आप उस ड्यूरेशन पर ज्वाइन नहीं कर सकते जो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा है, और आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो, तो आप कैसे एक्सटेंशन लोगे? फोन करोगे, मेल करोगे, पर्सनली जाओगे? तो देखिए होता क्या है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो उस डिपार्टमेंट को आप सर्च कर लो ये इंटरनेट पर। वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी है, वहां का आप उनके मेल पर आप मेल कर दो कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, ये रीजंस है एंड आई वांट एक्सटेंशन। मैक्सिमम 6 मंथ्स की एक्सटेंशन आप ले सकते हो। जैसे अगर आपको मिनिस्ट्रीज में एक्सटेंशन लेना है, आप एएसओ की तरह ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अंडर सेक्रेटरी को मेल करोगे। या आपको कहां से मिलेगा? तो आप जिस भी मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हो वो आप सिंपली सर्च करोगे, वहां पर आपको अंडर सेक्रेटरी का मेल मिल जाएगा। थोड़ा सर्च करोगे तो आप उनको मेल कर दो। या अगर आप आसपास रहते हो जहां पे भी आपको ज्वाइन करना है तो मैं बोलूंगी आप पर्सनली विजिट ही कर लो। लेकिन आप दूर रहते हो तो बाकायदा मेल कर दो, और वहां से अगर आपको नंबर मिल रहा हो तो आप कॉल पे भी बात कर लो, बट मेल वर्क्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कमेंट में मुझसे पूछा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स कैसे मिलता है, कब तक मिलता है और क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए आपको ई संपदा जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद उसमें आपको सब कुछ शो कर देगा कि किस लोकेशन पर कौन से क्वार्टर्स अवेलेबल हैं, और हर पोस्ट के लिए एक एंटाइटल्ड क्वार्टर होता है। जैसे कि एएसओ के लिए टाइप 3 का क्वार्टर होता है। आपके पोस्ट पर जो भी क्वार्टर आपको एंटाइटल्ड है, आप उससे एक लेस के लिए भी आप एंटाइटल्ड होते हो। मतलब अगर आप टाइप 3 के लिए एंटाइटल्ड हो तो टाइप 2 के लिए भी एंटाइटल्ड हो। उसके बाद आपको रजिस्टर करके उसमें अप्लाई करना पड़ता है कि आपको कौन से क्वार्टर्स किस लोकेशन पर चाहिए। अब कैसे आपको क्वार्टर मिलेगा, आपको अलॉट पहले होगा या पहले वाले का अलॉट होगा, वो डिसाइड होता है सीनियोरिटी के ऊपर पे। तो सीनियोरिटी की एक लिस्ट होती है। तो मान लीजिए टाइप 3 पर आपने अप्लाई करा है
और आपके सीनियर ने अप्लाई करा है तो आपके सीनियर को पहले वो क्वार्टर मिलेगा, ठीक है। और क्वार्टर्स को लेने के अलग अलग क्राइटेरिया भी होती है, कैटेगरी भी होती है, जैसे कि अलग अलग पूल्स होते हैं। जैसे जनरल पूल है तो उसमें तो आप अवेलेबल हो ही, और जैसे लेडीज सिंगल पूल होता है जो कि सिंगल लेडीज के लिए होता है। सो अगर आप लेडीज सिंगल पूल में करोगे तो आपको जल्दी क्वार्टर मिलने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अकेले हो तो आप क्वार्टर मत ही लो, क्योंकि आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 4600 पर लगभग 14-15 हजार के करीब कटता है, यानी कि आपको अकेले का सिर्फ 14-15 हजार का रेंट लग जाएगा। तो अकेले आप कहीं हो तो इससे सस्ते में आपको फ्लैट मिल जाएगा, आप उसमें रह लो। लेकिन अगर फैमिली रह रही है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स प्रेफर करो, सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और उसमें रूम्स भी ज्यादा मिलेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि अगर गर्ल्स हैं वो कोई अदर स्टेट से दिल्ली आ रही है तो उनके लिए कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी, अगर वो एज एन ASO ज्वाइन कर रहे हो या किसी और भी पोस्ट से ज्वाइन कर रहे हो। तो मैंने जितनी रिसर्च करी है उस हिसाब से साकेत, मालवीय नगर या छतरपुर, इधर साइड आप ले सकते हो, क्योंकि इधर बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलोनीज भी आपको मिल जाएगी इधर। और एक दो टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप गर्ल हो और आप कहीं ले रहे हो तो आप प्रीफर करो कि आप मेट्रो से पास लो। मतलब ऐसा मत लो कि आपको ऑटो लेकर के बिल्कुल अंदर कहीं गली में जा करके लेना फ्लैट मिले, तो ऐसी जगह को आप अवॉइड करो। थोड़ा ओपन प्लेस में रहो, गली जैसी जगहों पे मत रहो, क्योंकि हो सकता है आपको रात में लेट हो जाए आने में, थोड़ी सिक्योरिटी का इशू आपके साथ ना हो। दूसरी चीज की कोशिश करो ऐसे फ्लैट्स लेने की जहां पर गार्ड्स हों, ठीक है, कोई भी ऐसे अंदर बाहर आता जाता रहता हो, ऐसे फ्लैट्स को अवॉइड करो। और एक चीज सजेशन देना चाहूंगी कि आप ना ट्रेवल कोशिश करो मेट्रो से ही करो, बाय रोड थोड़ा कम करो, मेट्रो इज सेफ। और लड़कियों को मैं एडवाइस करूंगी आप 1 BHK अकेले लेने को अवॉइड करो, आप 2 BHK 3 BHK ले लो, ताकि आप और लोगों के साथ भी रहो तो आप थोड़ा सेफ सिक्योर फील कर सको यहाँ आकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो उनका किसी और स्टेट का है तो क्या वो सेंटर लेवल पर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, EWS कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो आपका वो सर्टिफिकेट बन जाएगा। मतलब आपकी अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम से कम इनकम है, या फिर आपके पास सर्टेन जो जमीन होती है उससे कम जमीन है, वो आप सर्च कर लेना गूगल पर कितनी होती एग्जैक्टली अभी मैं रिमाइंड नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपके पास उससे कम है तो आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसमें आपका स्टेट सेंटर का कुछ लेना देना नहीं होता। EWS सर्टिफिकेट जो है कास्ट के बेसिस पर नहीं होता है। क्योंकि नेक्स्ट इस कमेंट पे पूछा गया है कि उनके अलग, जब वो मॉक देते हैं तो उनके अलग अलग मॉक्स में अलग अलग मार्क्स आते हैं, तो वो कैसे समझेंगे कि उनके एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो इसके ऊपर मैंने एकदम डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है कि आप कैसे समझोगे कि आपका राइट डायरेक्शन है कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है कि नहीं, आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप किस डायरेक्शन पर हो या आपको क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। सो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 2023 की ज्वाइनिंग कब तक आएगी। तो जुलाई में तो इसका प्री हुआ है, इसके 3 महीने के बाद इसका मेंस होगा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अराउंड, एंड देन जनवरी मिड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, एंड देन मार्च अप्रैल तक आपको पोस्टिंग आराम से मिल जाएगी। मार्च तक आप लेके चलो, आपको आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट इस कमेंट में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ASO इन CSS यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एंड ASO इन ME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, काम में कोई डिफरेंस नहीं होता, वही नोटिंग ड्राफ्टिंग दोनों को ही करनी होती है। प्रमोशनल एस्पेक्ट भी लगभग सेम है, ठीक है। अब क्योंकि केस हट चुका है तो लगभग सेम से टाइम पर दोनों का ही प्रमोशन हो जाएगा। सैलरी भी दोनों की सेम है। एंड वर्कलोड के बारे में देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव है, और दूसरी बात ये कंप्लीटली डिपेंड करती है सेक्शन टू सेक्शन। आप किस सेक्शन में बैठे हो उसी हिसाब से आपका वर्कलोड होगा। ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो तो कम होगा या ज्यादा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज कि क्योंकि CSS में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं तो इसमें रोटेशनल ट्रांसफर होते रहते हैं। मतलब एक जगह से एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में आपका ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्योंकि एक अपनी अलग मिनिस्ट्री है, तो वो पूरे लाइफ टाइम उसी मिनिस्ट्री में
रहना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है फॉरेन पोस्टिंग की, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको फॉरेन पोस्टिंग भी दी जा सकती है और आप 3-4 साल रहो देन वापस आ जाओ, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप 3-4 बार अवेल कर सकते हो लाइफ टाइम में। और हाँ, आप जब फॉरेन जाते हो तो वहां पर आपको जो सैलरी मिलती है उस पर आपका टैक्स भी नहीं कटता, और आपकी काफी ज्यादा सैलरी होती है, मतलब 3-3.5 लाख के करीब आपकी सैलरी होती है वहां पे। और आपको जो फैसिलिटीज मिलती है, मतलब वहां जो एकोमोडेशन होगा, जो अलग अलग कल्चर को देखोगे, अलग अलग कंट्रीज में रहोगे, तो वो एक अलग ही अपना एक्सपीरियंस होता है। तो यही सबसे ज्यादा क्रेज है एमईए को लेने का। तो इसके लिए ऑब्वियसली इतनी अच्छी रैंक भी चाहिए। लेकिन आपको फॉरेन पोस्टिंग लेना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये कंपलसरी किया जा भी सकता है जरूरत पड़ने पर। एक कमेंट मुझसे पूछा गया था जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, कि भाई आपने अपनी वीडियो में बताया कि 30 से 35 हजार आप खर्च कर देते हो, 30 से 35 हजार बचा लेते हो, तो ये तो लेविशली ही खर्चा हुआ। आप कह रहे हो कि लेविशली खर्चा ना करो तो इतना बचा लोगे। तो देखिए, ये ना दिल्ली है, यहाँ पे खर्चा होता ही है। मतलब रेंट जो आपको आपके शहर में 3-4 हजार में जो जगह मिल जाएगी, वो यहाँ पे 10 हजार में मिलती है। तो यहाँ पे आपके पैसे नहीं बचेंगे। आप अगर मंथ में कितना भी बचा के खर्चा करोगे ना, कि बहुत कुछ खरीद भी नहीं रहे हो, ना शॉपिंग कर रहे हो, ना कुछ भी, तो भी आपके 20 हजार तो रखे हुए सिर्फ आपके ऊपर यहाँ पर। और मैंने वो इंक्लूड करके फैमिली को जो मैं ऑब्वियसली देती हूँ, तो उन सबको इंक्लूड करके मैंने 30 से 35 हजार बोला था। तो आप ये मत समझो उसके अंदर कोई भी लैविश खर्चा नहीं है, इतना आपका लग जाएगा। एक रियलिटी के अंदर जियो। और एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला था, यार खाना तो मुझे बनाना आता ही है, मैं खुद से बना लूंगा, एक रूम ले लूंगा, सब कुछ उसी के अंदर कर दूंगा। तो देखिए, आप ना अभी क्योंकि बेरोजगार हो तो आपकी ऐसी मेंटालिटी हो सकती है, आप ऐसा सोच सकते हो। लेकिन जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो आपकी मेंटालिटी, लाइफस्टाइल सब चेंज हो जाएगी। आप वैसा सोचना ही बंद कर दोगे कि ऐसे वैसे एडजस्ट करके रह लूंगा, ठीक है। तो ये सब अब जब बनो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये क्वेरी होती है, और मैं जब प्रिपेयर करती तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि हम जब मॉक देते हैं ना, और मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन इजी सा हमें लगा, हम उसे अटेम्प्ट करने लगे, लेकिन करते करते में कुछ गड़बड़ हो गई और टाइम हमारा पार होता जा रहा है, तो हम पर प्रेशर बनने लग जाता है कि भाई हमने इतना टाइम लगा दिया और बन भी नहीं रहा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा। अब उसको छोड़ने में भी डर लगता है कि भाई इतना टाइम लगा ही दिया तो बना ही ले। ये ना बहुत बड़ी बीमारी है, और इससे जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक आपकी इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप अटके रह जाओगे। तो ये बीमारी खत्म होती है, एक तो आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली हो, ठीक है, एक एनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करी हो कि आपको क्वेश्चंस बनाने आते हो, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके रटे हुए हो, ये जरूरी है पहली बात। दूसरी बात, मॉक्स आपने एनफ अमाउंट पे लगाए हो, 100-150 मॉक्स आपने अच्छे से लगा लिए हो, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है, आपने ये जो 100-150 मॉक्स लगाए हैं, इसमें आपने स्किपिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करी। स्किपिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको देखते के साथ समझ में आ जाए कि ये मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये कितना टाइम टेकिंग है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड का है या 1 मिनट का है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन पहले कर लो, जो आपको जरा भी लगे कि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, समझने में टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, देखते के साथ उसको स्किप करो, कोशिश ही मत करो उसको करने की। जब आप टोटल इजी वाले क्वेश्चन कर लो ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे रहता है कि हाँ भैया मेरा तो 50% हो गया है, या इजी तो क्वेश्चन 70% हो गया है, अब सिर्फ 30% बचा है। तो आपके पास एनफ अमाउंट ऑफ टाइम भी रहेगा कि हाँ आप सोच समझ के उसको कर सकते हो। तो जो बची है ना, उनमें से भी आप पहले खोजो कि थोड़ा सोचना किसमें पड़ेगा, जो आपने देखा हो लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और वैसे क्वेश्चन जो आपको आइडिया ही दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको तो छोड़ ही दो, बहुत कोई छोड़ेंगे, वो टाइम बचेगा तो आप करना, अदरवाइज छोड़ देना। तो ये जब आप तरीका अपना लोगे ना, तो ये प्रेशर बनना बंद हो जाएगा। सो आई होप गाइज, जितनी भी कमेंट्स थी मैंने उनका रिप्लाई दिया है अच्छे तरीके से, और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं अपनी एक एक कमेंट को देखती हूँ, और उसके बाद जब बहुत सारे कमेंट्स जाते हैं तो कंपाइल करके मैं एक ऐसी ही वीडियो बना देती हूँ। तो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में डाला करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मैं वहां पे भी रिप्लाई देती हूँ और फिर वीडियो में तो देती हूँ।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर हाँ आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझसे क्लोजली कनेक्ट होने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर ले, वहां पे आपको बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगी। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।